किसी जाने माने व्यक्ति को, जब भी आपको किसी ऐसे सिंगर या कोई भी पर्सनालिटी जो गाना गा रहा है, जैसे सानुदा ने गाया है, सबसे पहले तो एक प्रेशर है कि गाना उतना अच्छा होना पड़ेगा कि उनके नाम के जितना वो मैच हो पाए, है ना। तो सबसे पहले तो वो एक प्रेशर है अपने आप में कि उतना अच्छा एक धुन बनाना, हम बना पाए कि वो उस तरीके से जितनी सानुदा की आवाज़ है उस तरीके से मैच हो पाए लेवल पे। और आई थिंक ये हुआ भी है काफ़ी हद तक, मतलब कोशिश तो हमने करी है, बाकी तो खैर लोगों को अच्छा लग रहा है और वो है, बट सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई थिंक। बिल्कुल। आपको एक ऐसा क्या कारण लगा जिसके बाद लगा कि हाँ मुझे गाना गाना चाहिए? आप श्योर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते होंगे, लेकिन इस गाने के लिए पर्टिकुलरली? नहीं, अभी क्या मेरा एक सिस्टम ये है कि जब भी मैं कोई गाना, मेरे को ऑफर आता है तो पहले मैं बोलता हूँ कि गाना भेजो मेरे पास। तो अमन ने गाना भेज दिया था मेरे पास, एंड गाना सुनने के साथ साथ मुझे लगा कि ये गाना गाना चाहिए। एंड बहुत ही सुंदर एक गाना जो इतना सॉफ्ट रोमांटिक है एंड लिरिकली इतना पावरफुल है, तो मुझे लगा था कि ये गाना गाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट इमीडिएटली। एंड हम लोगों ने इसी इमीडिएट तय किया कौन सा डेट को होगा, फिर हमने जाके रिकॉर्ड कर लिया। अमन जी, राजन डीके जी की बात की जाए तो क्या ब्रीफ मिला था आपको इस गाने के लिए? क्या सी एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, राजन डीके सर का मैं पूरा शो का ही म्यूजिक कर रहा था, मतलब ये गाने के अलावा भी जो भी बैकग्राउंड स्कोर और सब मैं ही कर रहा था। तो शो मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ द शो, लाइक कैरेक्टर होता है वैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर है, जब आप एक म्यूजिक कर रहे हैं आप उसके अंदर भूल जाते हैं। तो मैं वो शो का पार्ट था और राजन डीके सर ने फ्रीडम मेरे को पूरा दिया। ब्रीफ मतलब यही था कि एक अच्छा रोमांटिक गाना बनाना है जो वो एरा का भी लगे और अभी के हिसाब से भी फ्रेश लगे। ऐसा नहीं लगे कि वो स्पूफी लगे या ऐसा लगे कि हम कुछ मजाक उड़ा रहे हैं 90s का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। वो गाना एक होना चाहिए जो एक मेलेडी हो, जो कि आज से 10 साल बाद भी वैसे लगे, 25 साल बाद भी वैसे ही लगे। तो कोशिश वही थी कि वैसा कुछ एक करना है। बहुत ही यूट्यूब में एंड जहाँ जहाँ पे ये गाना लोग सुन रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, एंड बस तारीफ ही कर रहा है, बहुत सारा तारीफ हो रहा है, तारीफ ही मिल रहा है और क्या। और अभी तो मैं समझता हूँ कि अच्छा गाना अगर बने ना तो उसका तारीफ होता ही है, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन सिंगर, खाली सिंगर का ये क्रेडिट नहीं जाता है। एक अच्छा म्यूजिक, अच्छा लिरिक्स अगर बनता है और उसको ठीक तरीके से गाया जाए तो आज भी तारीफ करने वाले दर्शक है, सुनने वाले लोग हैं। पहली बात तो यह है कि आई बिकम चूजी। फर्स्ट बात यह है कि आई बिकम चूजी। आरा टेढ़ा गाना हम गाएंगे नहीं। जो मेरा रेंज के अंदर होगा, जिस कारण लोग मुझे प्यार करते हैं एक रोमांटिक सिंगर के तौर पे, एक सैड रोमांटिक मूड जो हमारा है उस तौर पे जैसा हमको एक्सेप्ट किया लोगों ने, तो हमें उस तरह के गीत अगर हमारे रेंज के अंदर हमको मिलता है, हम खामका चिल्लाएंगे नहीं। तो हमको उस तरह के रेंज के अंदर गाना मिलता है तो हम करेंगे। तो अभी वो गाना कम बन रहा है, एग्जैक्टली चिल्लम चिल्ली वाला ज्यादा बन रहा है। सो दैट्स व्हाई जो अच्छे गाने होता है, हम लकी कि अच्छे गाने में आप हमेशा हमको पाएंगे, आपको मिलेगा। वही मैं हाई सालों तक जैसे देखा, पिछले कुछ सालों में हमने आपको काफी रियलिटी शोज पे जाते हुए देखा है। अब आप एक जज कर रहे हैं, इंडियन आइडल का नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है उसे जज करने जा रहे हैं, तो वो फैसला कैसे लिया? फैसला कैसे लिया? ऐसा मच वेटेड, मतलब मैं इंतजार कर रहा था कि ऐसा कुछ एक रियलिटी शो आए जहाँ पे हम रियलिटी को बता पाए लोगों को, जो है ना, रियलिटी बता पाए। तो इस बार मेरे को मौका मिला तो वैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लिया, एंड सोनी वाले को बहुत बहुत थैंक यू कि हमें सोचा उन्होंने। एंड दूसरी बात ये कि हमारे जो जजेस पैनल जो है ना, अब लगता है कि रियल जज है ना, अब लगता है कि वो रियल जज है, क्योंकि श्रेया भी उतना ही एक्सपीरियंस्ड है, उतना फंडा है उनके पास, विशाल जी का भी उतना फंडा है, एंड मैं 40 साल से गा रहा हूँ। तो जो भी है, ऐसा लगता है कि जज पैनल इस बार थोड़ा सा सही हुआ। हालांकि कल ही हमने प्रोमो शूट्स एंड एवरीथिंग हमने किया, तो उसमें इतना हंसी मजाक हुआ कि पूछिए मत। तो लोग बोलते हैं कि एकदम इस बार तो बहुत जबरदस्त। हम खाली जज नहीं करेंगे, हम उसको इनपुट भी देंगे, मतलब कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, उसका इनपुट भी देंगे। एंड हमारे एक्सपीरियंस में हमने जो कमाया उसको सिखाने का कोशिश करेंगे कि भाई तुम भी ये सब चीजें करो, फॉलो, तो शायद तुम्हारा भी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, वो गाना भी गाया। उससे पहले आंख मारे वो लड़की आंख मारे, फिर और एक गाना कौन सा था,
बहुत सारे हैं, मैं गाते रहते हैं हम लोग। कोई बोल देता है कि भाई आप शानू से ही गवाओ या उदित से गवाओ या किसी से गवाओ, तो ओरिजिनल सिंगर से गवा देते हैं तो अच्छा होता है, उसका इम्पेक्ट अच्छा होता है। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर क्या होता है कि हर एक सिंगर का ना एक जो चीज सबसे बड़ी जरूरत है आइडेंटिफिकेशन। एक सिंगर का अपनी शैली, अपनी जो स्टाइल है उसको एस्टेब्लिश करना पब्लिकली, एंड जो हम लोगों ने किए कि अपना स्टाइल को पब्लिकली एस्टेब्लिश किए एंड कोशिश की कि भाई हमारा स्टाइल में हम जो गाना गा रहे हैं उन लोगों को अच्छा लगे, वो भी हमने क्रिएट किया, वो स्टाइल को हमने क्रिएट किया। जैसा कोई भी हे हो या हस्की हो, थोड़ा सा वो हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो इस तरह का कोई चीज अगर अभी के सिंगर्स जो है ना, दोज हू आर फ्रॉम रियलिटी बोलो, ये कहीं भी बोलो, इनको इनके सामने एक मंच मिल जाता है, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इनको सबसे बड़ी बात है कि इनको ना, जैसे कि ये एक नंबर बनता है हमारा गाना गा के, है ना, ये आप ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक नंबर बनते हैं हमारा गाना गा के। इनको उसी समय से अपने आप को हमसे अलग करके अपना पहचान बनाने के लिए कोशिश करना शुरू करना चाहिए उसी समय से, एंड दैट इज अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, अपना थ्रोइंग, ये सब के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, ना कि खाली ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ देके, क्योंकि वो तो आपको देगा ही, क्योंकि आप जिस तरह से रोज टीवी में दिखोगे तो आप तो बहुत फेमस हो जाओगे। उसको डाइजेस्ट कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड पब्लिक आपको रोज सुनना चाहेंगे, आप रोज शो करोगे तो गया आपका गला बर्बाद हो गया। आप उस चीज को कितना कंट्रोल कर सकते हो? आप देखो ना, पिछले 20 साल 25 साल में आप 2 या 3 सिंगर का नाम ले सकते हो जो मेन स्ट्रीम में आ सके, एक श्रेया, एक सुनिधि, एक सोनू निगम, 3 ही सिंगर का नाम ले सकते हो, और तो कोई है नहीं। तो ये जो रोज हर 6 महीने में जो 12-12 15-15 करके सिंगर निकल रहा है, जा कहां रहा है ये लोग? तो दिस इज द थिंग कि वो जिस कारण वो हिट हुए, लोग उसको वो सुनना पसंद करते हैं और वो वही सर्व करे जा रहे हैं। अपना जो क्रिएटिविटी, जो गाना, हमारा स्टाइल को हम अलग करेंगे, हमारा गाना गाओ, हम चाहते हैं कि हमारा गाना गाओ, लेकिन अपने वॉइस में, अपने स्टाइल में हमारा गाना गाओ, उसमें तुम्हारा क्रिएटिविटी बढ़ता जाएगा। ये सब चीजें, छोटे छोटे जो चीजें हैं ना, इसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं करते। सोचते हैं कि हम फेमस हो गए, हम 2-4 ऑटोग्राफ दे रहा है, फोटोग्राफ दे रहा है, क्या बात है, हम ये रेट बना लिया। दिस इज नॉट द वे फॉर लास्ट टिके रहने के लिए। एक स्टार जब बनता है ना, उसका 3 चीज वर्क करता है, एक है लक, एक है टाइम, एंड थर्ड है टैलेंट। ये तीनों चीज का सम्मिश्रण जो है ना, ये होता है स्टार। ये तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास नहीं हो तो किसी भी हालत पे आप स्टार नहीं बन सकते, नंबर 1 पे आप जा ही नहीं सकते। आपका लक आपको धोर्स के ऊपर चढ़ा देगा, अगर टैलेंट नहीं रहा है तो आप फिर से गिरेंगे। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को अभी के सिंगर्स को फॉलो करना चाहिए, एंड दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मैं अपने बातों से मैं बता दिया इन लोगों को कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बाकी बात नहीं करते, इस शो से रिलेटेड बात करते हैं कि अगर हम गंजन गुलाब की बात देखें, ये शो 90s में सेट है, इसका एरा एक 90s का दिखाया गया है। बट अगर आप गाना सुनेंगे तो गाने में कोई ऐसा स्पेशल हमने 90s की कुछ ऐसा रखा नहीं है, वो आज का ही गाना है, तो उसमें कुछ 90s नहीं है, बट एक हमारा नॉस्टैल्जिया है, वो जो बचपन का हमने सानुदा की आवाज सुनी है, सानुदा ने बिल्कुल नए तरीके से गाया होगा ना, उसमें कुछ भी ऐसा हमने स्पेशल नहीं डाला कि वो ऐसा हो कि स्पूफी साउंड करे। हम जैसा सिंगर है वैसे ही गाया, हम जैसा, हाँ, जैसा वो गाते हैं उन्होंने बिल्कुल वैसे ही गाया। तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पोजिशन एंड इसका जो टेक्निक जो था गाने में, एंड जो गाने का जो कॉम्पोजिशन था, जिस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया, उसमें जो नयापन है, आज के जमाने का जो फील उसमें आता है गाने में, दैट इज देयर क्रेडिट। उसमें तो जैसे गाते हैं वैसे ही गाया। उसमें एक चीज है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, पहले जो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का काफी यूज होता था, इसमें हमने बुडापेस्ट सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का यूज करा है गाने में, मैंने उन्होंने बजाया स्ट्रिंग्स, जो पहले होते थे, पहले गाने वैसे ही बनते थे, सब साथ में बजा रहे। तो वो एक चीज है जो इनकॉर्पोरेट करी है गाने में, कि जो 50-100 लोग पहले गाना बजाते थे, तो वो कोशिश हमने करी है कि यार वैसा हम भी कर सके। तो वो एक आई थिंक एक चीज अच्छी हुई है इस गाने में। आपको इसलिए ये नयापन लग रहा है कि इसी चीज का मिसिंग है।
इसलिए करेक्ट आपको नया लग रहा है। कि करेक्ट सर मैं जब ऐसे गाने This सुनता is the हूँ तो मैं main- सोचता हूँ कि this is ऐसे the गाने main criteria। क्यों नहीं बन रहे। हाँ, दिस इज द मेन क्योंकि public क्राइटेरिया तो- कि आपको इस तरह के गाने सुना ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल तो सही अचानक कहा। ये आ गया तो आपको लगेगा अरे ये कुछ नया लग रहा है। नया नहीं है, ये पूरा पहले से ही था, लेकिन आपको आज नया लग रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द मुझे लगता सिचुएशन। है धुन नहीं है। देखिए क्या है, जो मेलेडी है ना, वही मैंने अभी पहले भी किसी को बोल रहा था मैं ये बात, कि मेलेडी कभी पुरानी नहीं होती है। आप करेक्ट धुन सुनिए कोई भी, वो धुन वही है। अभी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का एक ट्रैप हॉप चल रहा है, कल को कोई हिप हॉप चलेगा, फिर डब स्टेप आ जाएगा। म्यूजिक जॉनर्स इलेक्ट्रॉनिक पे चेंज होते रहेंगे आपके, बट धुन वही है कांस्टेंट। धुन आप 50 साल भी सुनेंगे तो आपको फ्रेश लगेगी। हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर वेस्टर्न जगत के जो म्यूजिक है ना, वो बहुत ज्यादा हावी है। वेस्टर्नाइज जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हावी है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर। तुम नहीं मानोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो वहाँ पे जो सिंगिंग का स्टाइल है, वहाँ पे जो आप थोड़ा देखना उनका जो स्टाइल है, हाँ दे आर ऑल थोड़ा सा हंस के एंड लाउड सिंगिंग, हाँ। हस्की एंड जो मीठापन है आवाज में, वो मीठापन खाली हमारे इंडियन संस्कृति में ही वो मीठापन था। देखिए यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी नहीं है वो चीज। ये हमारे इंडस्ट्री में वो लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अलका अलका जी। याग्निक, साधना सरगम, ये लोग का जो मिठास है गले में, मिठास है गले में। बट एक चीज आपने मार्क किया कि हस्की वाला या मोटा वाला आवाज या हस्की वाला या थोड़ा सा शाउटिंग वाला आवाज ज्यादा दिन टिकता नहीं है। यस टिकता वही है जो मेलोडी वाला आवाज है, जो मधुर आवाज है, वो आवाज टिकता है। क्योंकि म्यूजिक ऑलवेज इज अ थेरापी। वाह म्यूजिक हमेशा एक दवा है, बहुत सारी चीजों का एक दवा होता है म्यूजिक। यस सो उस म्यूजिक में अगर कर्कशपन आ गया या उस म्यूजिक में अगर चिल्लम चिल्ली आ गया तो वो दवा नहीं होता है। उनको करेक्ट दुआ की जरूरत होगी। तो क्या होता है कि उसमें जो सुकून होता है, जो Correct. मिठास में वो सुकून मर जाता है। तो जिसके लिए लोग गाना सुनना पसंद करते हैं, भाई 5 मिनट के लिए भी एक गाना सुनूं तो मेरे को दिल को कुछ तो होना चाहिए। करेक्ट अगर नहीं हुआ तो वो बाहर से बाउंस हो गया, और अगर हुआ तो दैट इज सत्य, वो सत्य है जो बिल्कुल। हुआ हमारे अंदर। तो उस जो आवाज है, उस आवाज में वो सत्य है, और आज के आवाज में जो है वो सत्य नहीं है। नहीं, गाना तो सुनाने का कोई मतलब नहीं है कि लता जी के, आशा जी के साथ बहुत सारे गाने गाए। गाना अभी देखो, सिंगर बैठे तो सारे गाना गाना पड़ता है, वो एक ट्रेंड चलता है। लेकिन क्या है कि मेरी जिंदगी में घटनाएं तो बोलूंगा, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जब लता जी के साथ डुएट गाए थे, यू कैन से कि हम कलकत्ता का एक गली में हाफ पैंट पहन के हम लोग टायर चलाते थे। वो लड़का रेडियो में गाना सुनते थे लता मंगेशकर का, वो लड़का जब लता जी के साथ खड़े होकर एक साथ डुएट गा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय हालत क्या होता है मेंटली। ये बयान नहीं कर सकते, या बयान नहीं कर सकते कि भाई हाँ उस समय मेरे को ये लग रहा था, वो लग रहा था। ये सब नहीं हो सकता है। आप यू कैन बिलीव कि मैं जिनको ऐसा करके सुनते आया बचपन से, अभी उसके साथ खड़े होके मैं, नया सावन का गीत था वो, प्यार तुम मुझसे करती हो, डोंट से नो। बापी दा का, हाँ, हाँ तो बापी दा का गाना था। तो मुझे याद है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, एंड मेरे बाजू में एक छोटा सा माइक लगा हुआ था, शॉर्ट हाइट का, सनी में 3rd फ्लोर में। तो 2nd फ्लोर में वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, 3rd फ्लोर में हमारा सिंगर रूम था। तो सिंगर रूम में बोलते, मैं बोला कोई साथ में कौन गा रहा है हमारा? तो बोलते हैं धीरज रखो, धीरज रखो। मेरे को डर आ रहा है, तो मैं तो समझा नहीं, मैं तो कोई भी आए ठीक है। तो उस समय तो गा लिया था बहुत सारा। तो मैं थोड़ी देर बाद देखा दरवाजा खोला, तो एकदम सफेद साड़ी में, मैं एकदम सरस्वती की तरह मैं एंटर किया। लता जी एकदम पैर तक बाल, यहाँ तक एक चोटी उनका एक चोटी ये पैर तक होता था। अंदर आए और आके, तो दैट वाज अ मोमेंट कि लाइफ का एक, मतलब बता नहीं सकते उस समय क्या हो रहा था मेरे माथे पे। है उसको देख के पैर छुआ, मैं गाऊंगा कैसे, क्या करूंगा, मैं नर्वस हो गया, ये सब हो रहा था अंदर। तो लता जी ने मेरे को हौसला दिया, तुम बहुत अच्छा गाओगे, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारा सुना मैंने, वो गाना, ये गाना, ऐसा बोल के हमको थोड़ा सा हल्का कर दिया। फिर हम दोनों ने मिलकर एकदम फाड़ डाला, एकदम बहुत जबरदस्त गा दिया। तो ये सब मोमेंट जो है ना, ये ऐसे ही आशा जी के साथ भी हुआ था। ऐसे ही आशा जी के साथ भी जब गाना गाया था, नादिम सेवन के रिकॉर्डिंग में हुआ था।
तो जो भी है ये सब देखो, ये मोमेंट जो है कि ये बहुत सोच के बहुत आनंद आता है मन में। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ जब दादा मेरा गाना गाने आया था। सबसे बड़ा टिप्स यही है मेरे को लगता है, सर को जब रिकॉर्ड करा उसके बाद यही है कि गाने में रोमांस कैसे डाला जाता है, और वो मेरे को लगता है कि दादा से ज्यादा कोई बेटर नहीं कर सकता। अब वो रोमांस सीख लिया और उस रोमांस को लेके आगे बढ़ रहा है, अभी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद मेरे को दोष नहीं देना। पहले हमारे एक इंडस्ट्री का एक फिल्म का एक टेरिटरी हुआ करता था म्यूजिक। फिल्म का एक टेरिटरी हुआ करता, जैसा होता है ना बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, ये सब टेरिटरी से पैसा आता है प्रोड्यूसर लोगों को, तो वैसा एक म्यूजिक एक टेरिटरी था। मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि लगभग मेरे को कान में सुनाई दिया कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका जो म्यूजिक था वो यश चोपड़ा जी ने HMV को दिया था। HMV ने जो पैसा उनको दिया था उससे फिल्म का आधे से ज्यादा शूटिंग हो गया था। तो एक टेरिटरी था जिससे उनको फायदा मिलता था फिल्म को। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले हम लोग को जैसे रिकॉर्ड करते थे, पहले गाना रिकॉर्ड हो जाता था, उसके बाद पता चलता था कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, वो सब बाद में होता है। उसके बाद स्टोरी के ऊपर, स्टोरी पहले वर्कआउट हो जाता है, उसके ऊपर गाना पहले रिकॉर्ड होता है। अच्छा, मार्केट में भी गाना पहले आता है, गाना सुनने के बाद लोग फिल्म देखने के लिए लोग दौड़ते हैं हॉल पे। तो ये जो एक सिस्टम था ना पहले, कि पहले गाना रिलीज होगा, उसके बाद लोग गाना सुन के हॉल में जाएंगे, हॉल में जाके वो विचार करेगा कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, और गाना अगर उसको जम गया तो फिल्म हिट भी हो जाते थे। तो गाना कहीं से ना कहीं से गाना एक बहुत बड़ा टेरिटरी हुआ करता था फिल्म के लिए। आज जो हो रहा है ना, ये लोग म्यूजिक को सेकेंडरी कर दिया। म्यूजिक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म। ये लोग ऐसा बताने का कोशिश कर रहा है कि म्यूजिक इज नॉट द इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंस ही बहुत मिल गया, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, सब ये सब अपने ढंग से काम करते थे। तो ये चीज को वो लोग मोनोटोनस जो एक बात थी, जो टेरिटरी हुआ करते हैं, उसको लोग खत्म करने का कोशिश किया, और उसमें काफी हद तक ये लोग सक्सेस हुआ। और 7-8 साल से तभी जाके मुंह के बल सब बड़े बड़े फिल्म गिर रहे हैं नीचे। म्यूजिक को इंटरफेरेंस हुआ, सेकेंडरी है, स्टोरी पे कोई वर्कआउट नहीं होता है। आज यहाँ पे दिखा रहा है तो एक सीन स्विट्जरलैंड में शूट करके आ रहा है, अरे हमारे फिल्म में तो स्विट्जरलैंड में शूट किया, ये किया, वो सबसे कोई काम नहीं बनता है। ये तो पुष्पा जैसा फिल्म हिट नहीं होता जंगल में, है ना? नहीं तो फिर बड़े बड़े स्विट्जरलैंड वाला और अमेरिका वाला फिल्म तो सब सुपर डुपर हिट हो जाता है। लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एक स्टोरी चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए, हीरो कैसा भी हो देखने को, हीरोइन कैसे भी हो देखने को, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले जमाने में हुआ करता था कि सुंदर हीरोइन होगा, अच्छा सा वॉइस होगा, हीरोइन वॉइस एंड हीरोइन के जैसा। अभी वो सब नहीं है। अभी क्या है कि इम्प्रूवमेंट हुआ, हीरो जैसे भी हो देखने को, हीरोइन जैसे भी हो, स्टोरी में दम होना चाहिए एंड म्यूजिक में दम होना चाहिए। पिक्चर 100% हिट होगा, ये आप करके देखे कोई 100%। इसके ऊपर वर्कआउट नहीं होता है, इसके लिए ये हालत है लास्ट 7-8-10 साल से। आप मतलब आप मानते हैं इस बात को कि जो म्यूजिक की दुर्दशा जो है ये बड़े बड़े म्यूजिक लेवल्स की वजह से है? बड़े बड़े म्यूजिक लेवल देखो, बड़े बड़े म्यूजिक लेवल तो तब भी था, हम लोग जब गाना गाए तब भी तो था। वेनस, टीप्स, टी सीरीज एंड HMV, मैग्नाम करके हुआ करता था उस समय, क्या क्या नाम था सब म्यूजिक कंपनीज, कितने बड़े बड़े म्यूजिक कंपनीज थे। आज प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ गया, बिजनेस बहुत बढ़ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस समय भी वो लोग बड़े बड़े थे, है ना? कोलंबिया रिकॉर्ड्स, हमने क्या क्या सुनते थे सब नाम। तो ये सब चलते थे बिकॉज ऑफ दैट, म्यूजिक की वजह से। तो म्यूजिक कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है, म्यूजिक हमारे इंडस्ट्री का हाथ है, इंडस्ट्री का हाथ है। सबसे पहले यही बोलूंगा, म्यूजिक कंपनी का भी हाथ नहीं है इसमें, म्यूजिक इंडस्ट्री का, हमारी जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, इनका हाथ है। देखिए थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं, जैसे कि पहले म्यूजिक में हमारा रीजनल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता था, जैसे कि बंगाल का म्यूजिक हो, या आसाम का म्यूजिक हो, या राजस्थान का हो, इसका हो। तो आजकल पंजाब का बहुत इन्फ्लुएंस चल रहा है। तो पंजाब में जो सिंगिंग स्टाइल है वो सूफी काइंड ऑफ थिंग है, बहुत सारा हाई पिच है, ऑल हाई पिच, ऑल हाई पिच।
तो प्रभाव जिस प्रोविंस का, जब जिस समय आपकी बात कर रहे हैं 90s का कल ही नहीं, हाँ, उससे पहले आप पहले सोचिए, भी सचिन देव बर्मन, आदि बर्मन उस समय का जब था तो Yes. बंगाल का कुछ इन्फ्लुएंस आता था। आता बाउल था, का लाते थे वो। हाँ, बाउल आता तो था। क्या होता था है कि जहाँ का वो जो प्रभाव जो है, वो प्रभाव उसी समय इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है, तो उस समय बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है। लता जी के गाना आप सुनिए, आशा जी के गाना सुनिए, उस समय क्या क्या गाना बनता था, सचिन दा का कंपोजिशन, या तो ये लोग हेमंत दा का कंपोजिशन था उस समय। हाँ। तो बंगाल का एक चलता था। अभी उसके बाद आया राजस्थान का, राजस्थानी फोक, फिर भी चला राजस्थानी फोक। अभी हो गया कि पंजाब का। तो पंजाब का जो बेसिक चीज है दैट इज High चिल्लम pitch. चिल्ली, हाई पिच, ऑल हाई पिच। तो हम इसको खराब अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ का जो प्रभाव ये पड़ रहा है यहाँ पे पंजाबी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है, पंजाब का प्रभाव जो पंजाबी म्यूजिक है, एंड उसके वजह से थोड़ा शाउटिंग का तरफ थोड़ा सा ध्यान चल रहा है अभी। ठीक है। उनमें से आप देखिए घनश्याम गुलाब का गाना है, इसमें नो शाउटिंग, लेकिन आपको अच्छा लगेगा सुनने से।